हेलो क्लास। तो हम लोग योग का इतिहास पढ़ रहे थे। योग का कैसे डेवलपमेंट हुआ और उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए पहले हम लोग पढ़ रहे थे प्री वैदिक टाइम टू प्रेजेंट टाइम। तो कैसे वेदों से पहले से योग है और अब चला आ रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। हम लोग पढ़ेंगे द सब्जेक्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ योगा। The subject of origin of yoga may be studied from 2 points of view। योग की उत्पत्ति के विषय का अध्ययन 2 दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। योग की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अध्ययन 2 दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। इस पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस पर कर लेते हैं विस्तार से। वन इज साइकोलॉजिकल एंड द अदर इज हिस्टोरिकल। तो एक तो मनोवैज्ञानिक रूप से और दूसरा ऐतिहासिक दृष्टि से इस पे यानी योग के इतिहास पे चर्चा की जा सकती है। इसके इतिहास को 2 दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, एक मनोवैज्ञानिक और दूसरा ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इफ स्टडी फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द ओरिजिन of yoga cannot be confined to India alone, it become universal। यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए, यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो बोल रहे हैं कि योग केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इसको केवल भारत तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है। यह सार्वभौमिक है, यह यूनिवर्सल है। यह कोई एक जगह पे एक व्यक्ति तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि इसका अध्ययन किया जाए तो योग की उत्पत्ति केवल भारत तक ही सीमित नहीं रखी जा सकती है, यह सार्वभौमिक हो जाती है। यानी पूरी दुनिया में योग की उत्पत्ति केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हुई है, ऐसा माना जाता है। इन क्वेस्टिवनेस टू नाउ दैट इज देयर बियॉन्ड द विजिबल यूनिवर्स एंड टू गेन सुपर नॉर्मल एक्सपीरियंस एंड एक्स्ट्रा सेंसरी पावर विच आर बट पार्ट्स ऑफ योगा वेयर there is man since the beginning of human civilization in different parts of the world। दृश्य ब्रह्मांड से परे क्या है, यह जानने की जिज्ञासा और अलौकिक अनुभव तथा असाधारण शक्तियाँ प्राप्त करने की इच्छा जो योग का ही हिस्सा है, मानव सभ्यता की शुरुआत से ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मनुष्यों में रही हैं। यानी ये जो यूनिवर्स हमको दिख रहा है, इसके पार क्या है, इसके मतलब जो हमको नहीं दिख रहा है वह क्या है, इसके परे क्या चीज़ ऐसी है जो है जो हमको दिखाई नहीं दे रही है। उसको जानने की इच्छा मनुष्य के अंदर हमेशा से रही है। अलौकिक अनुभव यानी एक जो लौकिक अनुभव होते हैं, यानी जो हमको इस संसार में प्राप्त होते हैं संसार की वस्तुओं के माध्यम से, एक अलौकिक जो अजीब सा मतलब एक शक्ति, एक अदृश्य शक्ति का अनुभव हमको जो होता है वो कैसे प्राप्त होता है। तो ये असाधारण शक्तियाँ प्राप्त करने की इच्छा मतलब इस ब्रह्मांड से परे देखें और अलौकिक शक्तियों को हम अनुभव कर पाएँ, ये शक्तियाँ प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य के अंदर आती है। अब ये इच्छाएं पूर्ण कैसे होंगी, योग के माध्यम से। योग के माध्यम से ये इच्छाएं पूरी होती हैं। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मनुष्यों में रही हैं।
तो ये जो इच्छाएं हैं दुनिया में, मतलब केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में मनुष्यों के अंदर रही हैं। तो उन्होंने यदि इसको जानने का प्रयास किया, ब्रह्मांड के पार क्या है, अलौकिक अनुभव कैसे होते हैं, तो वो किसका पार्ट हो गए? योग का ही पार्ट हो गए। तो केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इसका माना जाएगा। This fact is reflected in the magical picture engraved on the ancient caves of southern Europe and of the graves of the Middle Asiatic countries। यह तथ्य दक्षिणी यूरोप की प्राचीन गुफाओं और मध्य एशियाई देशों की कब्रों पर उकेरे गए जादुई चित्रों से झलकता है। यानी ये जो बात हो रही है, मनुष्य अलौकिक शक्तियों की बात करता था या उसको जानना चाहता था, ब्रह्मांड के परे क्या है, 10 ब्रह्मांड के परे क्या है, तो ऐसे तथ्य गुफाओं में, यूरोप की गुफाओं वगैरह में मिलते हैं। मध्य एशियाई देशों की कब्रों पर भी ऐसे चित्र उकेरे गए हैं, वहाँ भी देखने को मिलता है। एंशिएंट ग्रीक मिस्टिसिज्म, इजिप्टियन मैजिकल प्रैक्टिसेस, शमनिज्म ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड साइबेरिया, सूफिज्म ऑफ इस्लाम एंड क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म आर ऑल सम मेथड ऑफ सुप्रामेंटल रियलाइजेशन। यानी प्राचीन यूनानी रहस्यवाद, मिस्र की जादुई प्रथाएं, मध्य पूर्व और साइबेरिया का शमनवाद, इस्लाम का सूफीवाद, ईसाई का रहस्यवाद, ये सभी मन से परे की अनुभूति, सुप्रामेंटल रियलाइजेशन प्राप्त करने के तरीके हैं। यानी सुपर माइंड का जो रियलाइजेशन है। अपार्ट फ्रॉम द एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर लाइक द वेदास, even in the religious scripture and practices of religions like Christianity, Islam, Judaism, also yogic procedures are found in symbolic form or otherwise। वेदों जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथ के अलावा ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्मों के धार्मिक ग्रंथ और प्रथाओं में भी योग की प्रक्रियाएं प्रतीकात्मक या अन्य रूप में पाई जाती हैं। प्रतीकात्मक या अन्य रूप में भी पाई जाती हैं। From historical point of view, all the authors of yoga, irrespective of the West and the East, agree that India is the place of origin of yoga। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से योग पर लिखने वाले सभी लेखक, चाहे वे पश्चिम के हों या पूर्व के हों, ये इस बात से सहमत होते हैं कि भारत ही योग की उत्पत्ति का स्थान है। यानी सबसे पहले ऐतिहासिक साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? भारत में प्राप्त हुए हैं। यानी भारत में ही योग की उत्पत्ति हुई है, ऐसा इंडियन, वेस्टर्न सभी ऑथर्स, फिलोसफर्स सभी का ऐसा मानना है। सो फॉर एज द डेट आर पीरियड ऑफ इट्स origin is concerned, it is not possible to give a date or period when people started practicing yoga। यहाँ तक कि इसकी उत्पत्ति की तिथि या काल की बात है, यह बताना संभव नहीं है कि लोगों ने योग का अभ्यास कब शुरू किया। अगर इसकी मतलब कब से लोगों ने अभ्यास शुरू किया है, अगर इसकी कोई तारीख या कोई डेट मतलब देखा जाए तो ऐसा मतलब नहीं हुआ, कोई लिखित में ऐसा प्रमाण नहीं है कि हाँ लोगों ने इस समय से शुरू किया होगा। तो लेकिन हाँ है, प्राचीन समय से चला आ रहा है।
Evidence say that during the period of Indus Valley Civilization, which dates back to 5000 BC or beyond, yoga was a flourishing culture in the Indus Saraswati Valley. प्रमाण बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो लगभग 5000 ईसा पूर्व या उससे भी पहले की है, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता में योग एक समृद्ध संस्कृति थी। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में यदि देखा जाता है उसमें भी ऐसे प्रमाण हैं, ऐसी मूर्तियाँ, ऐसी कलाकृतियाँ मिली हैं, ऐसे ध्यान करते हुए चित्र मिले हैं। तो ये कह सकते हैं चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता 5000 साल प्लस और पहले की है, ईसा से 5000 साल और पहले की सिंधु घाटी सभ्यता बताई जाती है, तो उससे भी पहले यानी योग उससे भी पहले रहा होगा, तभी तो उस समय में मूर्तियों में, चित्रों में या वैसी स्थिति में लोगों के चित्र प्राप्त हुए हैं, पत्थरों पे, स्टोन पे योग करते हुए योग के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब 5000 साल से भी पुराना योग है। From that time onwards till today, yoga has a long journey during which it has passed through different phases of its development. उस समय से लेकर आज तक योग ने एक लंबा सफ़र तय किया है, जिसके दौरान यह अपने विकास के विभिन्न चरणों से गुजरा है। तो 5000 साल पहले से यानी इंडस वैली से भी पहले से और अभी तक इसने एक लंबा सफ़र तय किया है, जिसके दौरान ये अपने विकास के विभिन्न चरणों से गुजरा है। तो वो कौन कौन से चरण हैं इसमें नीचे दिए गए हैं। योग कभी भी लुप्त नहीं हुआ, योग सीमित हुआ है लेकिन लुप्त नहीं हुआ। अगर लुप्त हो जाता तो आज हम लोगों के बीच योग नहीं होता, इतनी समृद्ध परंपरा हमारे पास नहीं होती, जो बिना किसी बाहरी एक्सटर्नल मेडिसिन के हमको ठीक करने का जज्बा देती है, हमको ठीक कर देती है। ऐसी चिकित्सा, ऐसा योग जो इस ब्रह्मांड से परे की हमको जानकारी दे सकता है, ऐसी विद्या हमारे पास नहीं होती अगर ये लुप्त हो गया होता। इसका मतलब समय के साथ ये इसका थोड़ा सीमितीकरण हो गया है, यानी बेशक कम लोगों के बीच प्रचार प्रसार हुआ हो, लेकिन शुरू से ये चला आ रहा है। द evolutionary phases of yoga में ब्रॉडली वी डिवाइड इनटू, योग के विकास के चरण को मोटे तौर पर इन भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? तो पहले है प्री वैदिक पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड, पूर्व वैदिक काल या सिंधु घाटी सभ्यता काल। सेकंड है वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल। तीसरा है पोस्ट वैदिक पीरियड यानी ब्राह्मण पीरियड, अर्ली उपनिषद पीरियड, इपिक पीरियड, पीरियड ऑफ महावीर एंड बुद्धा। तो जो तीसरा है उत्तर वैदिक काल, इसको ब्राह्मण काल, प्रारंभिक उपनिषद काल, महाकाव्य काल, महावीर और बुद्ध का काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लासिक और पतंजलि पीरियड यानी शास्त्रीय पतंजलि का समय। नेक्स्ट है पोस्ट पतंजलि पीरियड, पतंजलि के पश्चात का समय। और हठ योगा पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, उसके बाद है हठ योग और उसके बाद है आधुनिक काल। प्री वैदिक पीरियड, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्री वैदिक पीरियड से। पूर्व वैदिक काल
यानी वेद से पहले का काल, जिसको पूर्व वैदिक काल कहते हैं, प्री वैदिक पीरियड। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस could be found from हड़प्पा एंड मेहरगढ़ नाउ इन पाकिस्तान। तो पूर्व वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता योग की प्रथाओं के अस्तित्व के सबसे पुराने पुरातात्विक सबूत मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मेहरगढ़, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसकी खुदाई में मिले पत्थर की मोहर से मिलते हैं। यानी पत्थरों की शिलाओं में ऐसे चित्र उकेरे गए हैं, ऐसे अवस्थाएं पाई गई हैं, ऐसे आसनों के चित्र पाए गए हैं, जिनसे ये साबित होता है कि उस समय में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में योग, वहाँ पे लोग योग करते होंगे, योग रहा होगा। पत्थर की मोहरों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं। और मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, मेहरगढ़ है, इन जगह पे खुदाई में ऐसे भित्ति चित्र पाए गए हैं, मोहरें पाई गई हैं। द excavation done at these sites unearthed the presence of the oldest civilization on earth, dates back to 7,000 years past, which later on come to be now as Indus Valley civilization। इन जगहों पर हुई खुदाई से धरती की सबसे पुरानी सभ्यता का पता चला। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता चला तो ऐसा कहा जाता है कि धरती की सबसे पुरानी सभ्यता का पता चला, जो लगभग 7,000 साल पुरानी है और जिसे बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। तो ये सभ्यता 7,000 साल पुरानी है लगभग, और जिसको बाद में हम लोग अभी के समय में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी क्यों, सिंधु नदी के पास में ये सभ्यता पाई गई है। इन द एग्जीबिशन मोर देन 2,000 seal have been found with human figures seated in asanas like Padmasan, Vajrasan and Bhadrasan engraved on them। खुदाई में 2000 से ज़्यादा मोहरें मिली हैं, यानी 2000 से ज़्यादा चित्र मिले हैं, जिसमें व्यक्ति विभिन्न आसनों में बैठा हुआ है, जैसे आपका पद्मासन है, वज्रासन है, भद्रासन है। अनेक आसनों में कलाकृतियाँ पाई गई हैं, मोहरें पाई गई हैं, पत्थर की मोहरें पाई गई हैं। Some of such figures were of Lord Pashupatinath Shiva, who was regarded as the originator of yoga। इसमें कुछ कलाकृतियाँ भगवान पशुपतिनाथ यानी शिव की हैं, जिन्हें योग का जनक माना जाता है। तो कुछ आकृतियाँ भगवान शिव की हैं, चूँकि भगवान शिव को योग का जनक कहा जाता है, तो उस समय में भी भगवान शिव को पूजा जाता था और योग का आदि उन्हीं को माना जाता रहा होगा, इसीलिए उनकी आकृतियाँ सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई हैं। फ्रॉम दिस सील इट कैन बी ascertained that yoga was a popular practice during those days, if not earlier। इन मोहरों से यह पता चलता है कि योग उस समय भी एक लोकप्रिय प्रथा थी, या शायद उससे भी पहले। तो अगर मान लीजिए आज के समय में यदि देखा जाए
आप अगर खोजेंगे तो देखेंगे कि जगह जगह पार्कों में भी सूर्य नमस्कार के चित्र बने हुए हैं, वहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं, विभिन्न ऑफिसों में, कॉलेजों में। तो ऐसे ही उस समय भी रहा होगा। जो भी लोग रहते होंगे, अब पत्थरों पे वो छापते थे, मूर्तियाँ बनाते थे योग की। तो ये कह सकते हैं कि उससे पहले से भी लोग जानते होंगे। मतलब हमने आज यदि कोई मूर्ति बनाई है तो जाहिर सी बात है हम पहले से उसके बारे में सोच रहे होंगे, तब आज हमने वो मूर्ति बनाई है। यानी पहले से और योग रहा होगा, उस समय में लोगों ने उसकी मूर्तियाँ बनाई, और उस समय भी लोकप्रिय था। लोगों के बीच में योग काफ़ी प्रिय रहा है। जब कोई चीज़ पॉपुलर और लोगों को प्रिय होती है तभी उसका चित्र बनाया जाता है। तो यही बात योग के साथ भी रही होगी। यानी योग इंडस वैली से पहले से चला आ रहा है, और इंडस वैली में भी लोग करते थे योग का, जानते थे, और बाद में भी अब जान ही रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्री वैदिक पीरियड या इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी, पूर्व वैदिक काल या सिंधु घाटी सभ्यता का भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड क्या है इसको भी देख लेते हैं। During the Vedic period, there were two streams of yoga practices. Simultaneously, one was the practices of pranayam and dhyan by the priestess as part of their religious rites while performing sacrifice. वैदिक काल में योग की दो धाराएं एक साथ प्रचलित थीं। एक तो पुरोहित द्वारा धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ के दौरान प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना था। तो एक तो पुरोहित या यज्ञ के दौरान प्राणायाम ध्यान इसका अभ्यास होता था। अभी के समय में भी यज्ञ जब करते हैं तो उस समय एक प्रक्रिया आती है, प्राणायाम की प्रक्रिया आती है, प्राणायाम कराते हैं। एक आसन में बैठते हैं, चूँकि हम लंबे समय तक साथ में प्राणायाम भी कराते हैं। तो वैदिक काल में योग की दो धाराएं प्रचलित बताते हैं कि एक है पुरोहित द्वारा धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ आदि के दौरान प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना। नेक्स्ट द अदर वाज द प्रैक्टिस ऑफ द डिफरेंट लिम्स ऑफ योगा बाय द संत्स एंड सेज फॉर देयर spiritual upliftment independent of religious rites and rituals। दूसरी धारा साधु संतों द्वारा अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग के विभिन्न अंगों का अभ्यास करना था, जो धार्मिक रीति रिवाज और कर्मकांड से पूरी तरह स्वतंत्र था। तो एक तो धार्मिक रीति रिवाज के साथ इसको मिलाया हुआ था, यज्ञ के दौरान प्राणायाम ध्यान का अभ्यास करना। एक परंपरा जो थी वो साधु संतों की, वो बिल्कुल अलग थी। वो पूजा पाठ के माध्यम से नहीं, वो खुद ही अभ्यास करते थे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। अपने विभिन्न अंगों का अभ्यास करना जो धार्मिक रीति रिवाज और कर्मकांड से पूरी तरह से स्वतंत्र था। यानी इसमें धर्म का कर्मकांड का कोई प्रभाव नहीं था। ये संत साधु संत अपना खुद से ही यज्ञ वगैरह, मतलब उसके साथ नहीं, उसके बिना ही योग का अभ्यास करते थे। यज्ञ वगैरह के बिना ही योग का अभ्यास करते थे। इन द ऋग्वेद एंड द अथर्ववेद मेंशन हैज बीन मेड ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ संतली पर्सन्स विच धीर व्रत्यास एंड केसिन्स। अथर्ववेद में 3 प्रकार के साधु संत का उल्लेख मिलता है, धीर, व्रात्य और केसी। धीर, व्रात्य
तो यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे बता रहे हैं कि ये तीन तरह के साधुओं का उल्लेख मिलता है, साधु संतों का उल्लेख मिलता है, धीर, व्रात्य और केसी। ये धीर, व्रात्य, केसी क्या हैं, तो इसको देखिए। धीर मीन्स ज्ञानी, मन को बस में रखने वाला और सत्य के दृष्टा, यानी उनके अंदर धैर्य आ गया है, धैर्य है, धैर्यवान है वो ज्ञानी हैं, मन को बस में रखने वाले होते थे और सत्य के दृष्टा होते थे, सत्य को जानते थे। वे व्यक्ति जो अपनी बुद्धि और आंतरिक साधना से परम सत्य को समझते हैं। धीर व्यक्ति अपनी बुद्धि और आंतरिक साधना से परम सत्य को जान लेते हैं। व्रात्य वैदिक कर्मकांड से भिन्न स्वतंत्र रूप से व्रत और साधना करने वाले तपस्वी। व्रात्य के वैदिक कर्मकांड से मतलब भिन्न यानी अलग, स्वतंत्र रूप से अपना व्रत साधना वगैरह कर रहे हैं, ऐसे तपस्वी व्रात्य कहलाते हैं। अथर्ववेद में व्रत की महिमा और उसके दार्शनिक स्वरूप पर विशेष वर्णन किया गया है। ठीक है। केसी, बड़े और लंबे बाल यानी केस रखने वाले तापस या मुनि। तो देखा होगा रामायण वगैरह में दिखाते भी हैं, बड़े बड़े मतलब ऋषि मुनि हैं, वो बड़े बड़े उनके केस हैं, बाल हैं और वो तपस्या कर रहे हैं, तो उनको केसी कहा गया। ऋग्वेद में केसी मुनियों की कठिन साधना और उनकी आध्यात्मिक स्थिति का पता मतलब संकेत मिलते हैं। ऋग्वेद में ऐसा बताया जाता है कि ऐसा ऐसा रहा होगा। These yogis and spiritual leaders were highly honored and had occupied much higher place than the priests in the society. इन योगियों और आध्यात्मिक गुरुओं का समाज में बहुत सम्मान था और उन्हें पुरोहितों की तुलना में कहीं ऊंचा स्थान प्राप्त था। तो ये योगी हैं और आध्यात्मिक गुरु, योगी और आध्यात्मिक गुरुओं का समाज में बहुत ही मतलब सम्मानीय स्थान था और अभी भी है, होता है। और उन्हें पुरोहित की तुलना में कहीं ऊंचा स्थान मतलब पुरोहित से और ज़्यादा ऊंचा स्थान इनका माना जाता है। फिर नेक्स्ट है पोस्ट वैदिक और प्री क्लासिकल पीरियड। पोस्ट वैदिक और प्री क्लासिकल पीरियड फॉर द कन्वेंस ऑफ स्टडी, दिस पीरियड में रफली बी divided into one the age of the Brahmins, second the age of the early Upanishads, and the age of the third the age of the epics, and fourth the age of महावीर एंड बुद्धा। उत्तर वैदिक या पूर्व शास्त्रीय काल। अध्ययन की सुविधा के लिए इस काल को मोटे तौर पर तीन भागों मतलब इन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हैं ये? पहला है ब्राह्मणों का युग, ब्राह्मण युग में, दूसरा है प्रारंभिक उपनिषदों का काल, तीसरा है महाकाव्यों का युग और चौथा है महावीर और बुद्ध का युग। ठीक है, तो इनको और फर्दर चार भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ब्राह्मण युग। द एज ऑफ द ब्राह्मण्स वाज द एज ऑफ सैक्रिफिशियल राइट्स एंड रिचुअल्स। ब्राह्मणों का युग अर्थात ब्राह्मणों का युग यज्ञ और कर्मकांड का युग था। ब्राह्मणों का जो युग था वो यज्ञ और कर्मकांड का युग था। द सोशियो रिलीजियस एटमोसफियर ऑफ द टाइम वाज नॉट फेवरेबल टू द सेज व्रत्यास एंड केसेंस फॉर द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। उस समय का सामाजिक धार्मिक माहौल ऋषि व्रत्य और केसियों की आध्यात्मिक साधना के अनुकूल नहीं था। मतलब ब्राह्मण के समय में ऋषि मुनि या केसियों के मतलब उस तरह की साधना का अनुकूल समय नहीं था।
Even then, the features of yogic traditions was not excluded from the Brahmans. फिर भी ब्राह्मण युग में भी योग परंपरा की विशेषताएं मौजूद थीं। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग इस पे और आगे से चर्चा करेंगे। ब्राह्मण के बाद से फिर से चर्चा करेंगे। ठीक है क्लास, ओके।